नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे सहयोगी और हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू। फिर एक बार बधाई आपको, तमाम सारी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही है। फिर भूकंप की बात, कल भूकंप भगदड़ की बात लिखी आपने हॉटलाइन पर, वो भी हुआ। ट्रंप और जो दोस्ती आपने ट्रंप की और लिखी, वो भी टूटने के कगार पे आ गई। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है और इंदौर में मेट्रो की शुरुआत हो गई है। तो मेट्रो को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं आप? देखिए सर, मैं हमेशा कहते आया हूँ इस बात को कि किसी भी शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो उस शहर की तरक्की की बैकबोन होती है और शहर की कम्युनिकेशंस और कन्वीनियंस का सबसे बड़ा आधार होता है। मेट्रो हमारे शहर में चल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हमारा शहर ग्रो कर रहा है। जब शहर ग्रो करता है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का बर्डन उस शहर पे पड़ता ही है। तो मेट्रो का चलना एक अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है सर कि मेट्रो का रूट जो है वो ऑलवेज़ मैटर करेगा। मैं 2021 से इस बात को लिखते आ रहा हूँ, रिपीटेटिवली बोलते आ रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ आपके सामने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन से रूट पे चल रही है, उसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स कॉरिडोर कितने हैं, लास्ट माइल डिलीवरी कितनी है, कनेक्टिविटी कितनी है। कोई भी व्यक्ति मेट्रो के स्टेशन पे उतरेगा, उसके बाद यदि उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसकी इसकी कनेक्टिविटी कैसे मिल रही है। ये लॉन्ग टर्म बात है, शुरुआत है, इस दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करेगा। तो देखिए, मेट्रो कोई आज बातों से नहीं आई है। मेट्रो का नींव जो है आज से 15 साल पहले डली थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जब बाबूलाल गौर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने एक बार मेट्रो का जिक्र किया था। फिर सरकारें बदलती, मंत्री बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, बीच में एक बार सरकार कांग्रेस की भी आई, तब कमलनाथ ने भी उस पर इनिशिएट किया था। तो मेट्रो कोई एक दिन का काम नहीं है, डिकेड्स लगते हैं किसी भी शहर में आने में। और अभी जो 6-7 किलोमीटर का कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है वो एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन कौन से ट्रैक पे होता है, कितने दूर तक चलती है, ये चैलेंजेस रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी दृष्टिकोण में है, इंदौर दरअसल ट्रेडर क्लास शहर है, व्यापारिक पृष्ठभूमि का शहर है। यहाँ सर्विस क्लास, ऑडियंस, क्लाइंटेज, एम्प्लॉयज़ कम हैं। आप देखिए, शहर 11 साढ़े 11 बजे जिंदा होना शुरू होता है, फिर देर रात तक शहर खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ कोई वो कंसेप्ट नहीं है कि सर्विस क्लास व्यक्ति है सुबह 7 बजे मेट्रो में लटक के कहीं सर्विस क्लास पर जाएगा। तो जिस ट्रैक पर चल रहा है खासतौर से उस रूट पर तो अभी दूर दूर तक अच्छी गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है। तो डिपेंड करता है कि इसको कितना ट्रैफिक मिलता है, कितना। देखिए, रेवेन्यू मॉडल पे मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा कि दुनिया का कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना, जो गवर्नमेंट चलाती है ना, वो प्रॉफिट में नहीं होती है। मोर और लॉस यदि बेंचमार्क पे हो तो ठीक है, अदरवाइज लॉस में चलता ही है। ये कोई इंदौर के लिए नहीं, पूरी दुनिया पे लागू है ये नियम। लेकिन हमको ये देखना है कि इसकी उपयोगिता कितनी हो रही है, इसकी कनेक्टिविटी कितनी मिल पा रही है, इसका ट्रैफिक हमको कितना मिल पा रहा है जिस ट्रैक पे चलेगी। क्योंकि यदि सुबह से शाम तक सपोज कीजिए 50 फेरे की मेट्रो लगा रही है उस ट्रैक पे, तो उपयोगिता कितनी है, मतलब ओरिजिनल उपयोगिता कितनी मायना में रहा है। अभी तो देखिए मुफ्त में चल रही है तो लोग एक तफरी कर रहे हैं, एक पिकनिक के जैसे घूम रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रेवेन्यू मॉडल पे चलेगी, उसको पेड रूप में चलेगी, उसके बाद कौन लोग इसमें सफ़र करते हैं, कितने इस पर ट्रैफिक मिलता है, ये मैटर करेगा सर। राजा भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मेट्रो को लेकर आपने जो बात उठाई वो वाजिब भी है, और सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि जो मेट्रो जिस रूट पर चलेगी, जिस स्टेशन पर मेट्रो का स्टेशन पर जिस स्टेशन पर उतरेगा, उसको आगे जाने के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए, किस तरह के उसको फीडिंग रूट को जिसको कहा जाता है वो किस तरह से तय किए जाने चाहिए। मेरा यहाँ सुझाव इस बात को लेकर है कि शहर में जो बैटरी वाले रिक्शा है वे बेतरतीब ढंग से शहर के हर हिस्से में चल रहे हैं। आप राजवाड़ा पर चले जाइए, सुबह आपको इतने सारे बैटरी वाले रिक्शा खड़े मिलेंगे कि ट्रैफिक ही उससे अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये जो बैटरी रिक्शा शहर में है, इन सब लोगों को अगर व्यवस्थित ढंग से बताया जाए तो जितने मेट्रो के स्टेशंस हैं उन मेट्रो स्टेशंस पर इनकी उपयोगिता की जा सकती है। तो वहाँ से नज़दीक के जो स्टेशन है या नज़दीक जहाँ जिन कॉलोनियों में रहवासियों को जाना है वहाँ तक जाने के लिए इनका उपयोग किया जाए, तो ये शहर का बेतरतीब यातायात है, इससे भी राहत मिलेगी और इन सब लोगों को भी सुविधा मिलेगी कि मेट्रो स्टेशन से उतरकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और हिस्सा उनके पास मिल जाएगा। देखिए, ये जो आप ई रिक्शा का जिक्र कर रहे हो, ये भी एक विकल्प हो सकता है। क्या होता है सर, देखिए इसमें 2-3 अलग अलग चीज़ें हैं।
कि मेट्रो के पे कौन पैसेंजर यात्रा कर रहा है। सपोज कीजिए कोई एयरपोर्ट से व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, और यदि उसको एक्स जगह उतरना है तो उसके आगे का जो लास्ट माइल डिलीवरी का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा उसके लिए, क्योंकि मैं गेस्ट के लिहाज से बात कर रहा हूँ, जो हमारे शहर में कोई गेस्ट आ रहा है उसके लिहाज से बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए उसको रेडिसन जाना है या सयाजी जाना है तो डेस्टिनेशन पे उतर सकता है, लेकिन सपोज कीजिए उसको दूसरी जगह स्टे करना है तो उसको फिर ई रिक्शा या कैब या दूसरी चीज़ें हायर करना पड़ती है। एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि आपका ये जो डेडिकेटेड लेन कॉरिडोर है, जिसको आज आपने गांधीनगर से लेके विजयनगर होते हुए फिर बंगाली चौराहे होते हुए फिर शायद एमजी रोड को आप कवर करोगे जी। एमजी रोड पे उस बात का डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है कि अंडरग्राउंड होगी या ओवरग्राउंड होगी, ब्रिजेस पे चलेगी या अंडरग्राउंड चलेगी। अब कुछ पॉलिटिकल कंसेंसस बन नहीं पा रही है, बीच में कुछ पॉलिटिकल मीटिंग भी हुई थी, कहीं आपत्ति है कि अंडरग्राउंड चलेगी या बाहर चलेगी, वो भी देखना पड़ेगा अपने को। फिर राजवाड़ा क्रॉस करेगी, खजूरी बाजार जाएगी, बड़ा गणपति जाएगी। तो जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि एक यू टर्न बन रहा है ना, यू बन रहा है पूरा, ठीक है। तो अब इस यू पे कितनी ट्रैफिक, कितना कंजक्शन मिलेगा ये देखना है, क्योंकि हमारा शहर जो ना ट्रेडर क्लास होने के कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो जॉब बेसिस वाले एम्प्लॉई हो, मतलब व्यापारी पृष्ठभूमि का व्यक्ति कम इस्तेमाल करता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो उसका ट्रैक मैटर करेगा कि कौन से ट्रैक पे और आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे जब AICTC की बसें चली थी सर, तो राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर चौराहे तक चली थी। तो उस समय भी एक बड़े चैलेंजेस ये था कि इस ट्रैक के ऊपर सिंगल लेन पे डेडिकेटेड चलेगी, लेकिन इससे जुड़े हुए कॉरिडोर नहीं है, तो जिस व्यक्ति को GPO उतर के राजवाड़ा जाना वो कैसे जाएगा, फिर उसको रिक्शा हायर करना पड़ेगा या दूसरे साधन जो करने पड़ेंगे। तो किसी भी मॉडल का सक्सेस है ना केवल एक सिंगल डेडिकेटेड लेन पे तो नहीं हो सकता। उसमें उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जगह मेट्रो के कॉरिडोर हो, लेकिन मेट्रो जहाँ रुकती है उसके आगे उसको क्या कम्युनिकेशंस के साधन मिलते हैं वो बहुत मैटर करेगा। एक आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि ई रिक्शा, नो डाउट आज हम राजवाड़ा जाते हैं तो राजवाड़ा पे ई रिक्शा है मेरे हिसाब से बेहतर हो, ट्रैफिक भी बिगाड़ रही है, प्लस वहाँ पे पैदल चलने वालों को, पेडेस्ट्रियन को भी दिक्कत हो रही है। तो यदि सरकार, RTO, जिला प्रशासन इनका रूट तय कर देते कि आपको इनकी मार्किंग कर देना चाहिए, येलो यहाँ चलेंगे, रेड यहाँ चलेंगे, ब्लू यहाँ चलेंगे, तो ब्लू के अकॉर्डिंग ब्लू वाले उस रूट पे चलेंगे, रेड वाले रेड पे चलेंगे, येलो वाले येलो पे चलेंगे। तो इनके रूट को भी मार्क कर दे, इनके रिक्शाओं को भी मार्क कर दे कि येलो वालों को इस रूट पे चलना है, यहाँ से खड़े हो यहाँ से चलना है। तो एक बेहतर तरीका हो सकता है, लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है। सही कहा राजा भाई आपने कि इस शहर में व्यापारिक लोग ज़्यादा हैं और शहर के जिंदा होने की शुरुआत 11:30 बजे होती है। हालांकि शुरुआत सुबह पोहे जलेबी से हो जाती है, लेकिन बाकी शुरुआत व्यापारिक अगर हम बात करें तो 11:30-12 बजे से शुरुआत होती है, जो देर रात तक चलती रहती है। इन व्यापारिक संस्थानों पर काम करने वाले लोग भी काफ़ी सफ़र करते हैं, तो मुझे लगता है मेट्रो उनके लिए एक आइडियल साधन हो सकता है, बशर्ते मेट्रो के रूट पर उनके घर आते हों। तो इस तरह की कुछ चीज़ों को कैसा फीडर रूट मिलेगा और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर प्रशासन को जरूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हम ये समझिए कि इंदौर से महू और इंदौर से देवास और इंदौर से उज्जैन, ये 3 ट्रैक ऐसे हो चुके हैं जो एडजॉइनिंग हो चुका है। अब इन शहरों में हमसे कोई फ़र्क नहीं रहा, महू से तो बिल्कुल फ़र्क नहीं रहा। महू, जब आप इंदौर से महू जाते हो तो आपको एक 100 मीटर की भी जगह ऐसी खाली नहीं दिखती जिसमें आपको लगे कि हम शहर के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। महू इंदौर तो एक हो चुके हैं और इसका ट्रैफिक भी डेंस रहता है, और खासकर मुंबई जाने वाला रोड भी इसी तरफ से जाता है। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आजकल फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे याद है 2008 में जब कैलाश विजयवर्गीय महू से चुनाव लड़ रहे थे, तब शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया था महू और इंदौर के बीच में मेट्रो चलेगी। आज इस बात को तकरीबन 20 साल तो होने को आए हैं, मेट्रो का पिल्लर भी नहीं गड़ा है वहाँ पे कहीं पे भी, और ट्रैक पे भी नहीं है, ठीक है। तो यदि फ्यूचर की बात करो तो पीथमपुर जाने वालों के लिए ये बेल्ट होना चाहिए, मेट्रो का कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। देवास के देखिए पैरेलली भी बसें सब दूर चल रही है, इसलिए चल रही है कि दूसरे साधन नहीं है। यदि बड़ा अच्छा साधन आ जाता तो बसों का भी लोड कम पड़ता है। बसों से दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है सर, रफ चलते हैं, एक सवारी के लिए जानलेवा हो जाते हैं वो लोग। मतलब उनको एक सवारी पिकअप करना होती है तो वो किसी की जान चली जाए तो भी बसेस वाले परवाह नहीं करते हैं। तो सबसे रेस्ट ड्राइविंग तो बसेस की है ही, जो सबअर्बन्स में चलती है खासतौर से उनमें। तो इंदौर उज्जैन अब सीएस आ रहा है, सीएस के मद्देनज़र भी आपको उस एरिया में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, तो अभी प्लानिंग जैसे 2028 में सीएस आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि सीएस को लेकर मेट्रो में आप कुछ कर पाओगे। जब हमारा ये मेट्रो भी 6 किलोमीटर का कॉरिडोर भी
तकरीबन नहीं करते 5-7 साल से चल रहा है प्रयास, जब जाके 6 किलोमीटर का टेस्ट हो पाया है। तो समय तो लगेगा, लेकिन मेट्रो चलना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर होना चाहिए। इससे एडवांटेज ये हैं कि हमारे शहर में इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, हमारी ग्रोथ स्टोरी में भी ये स्टेक होल्डर होते हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाता है मेट्रो के आने से। आसपास का इलाका अच्छा हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति ये मान के चलता है कि जिस तरह में मेट्रो चल रही है तो वहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही जाता है। इसकी रूट की और कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है। इस पर ट्रैफिक कितना मिलता है ये देश काल समय परिस्थिति बताएगी। सही बात है। 3 रूट जिनका आपने जिक्र किया है, इंदौर देवास, इंदौर उज्जैन, इंदौर महू, वाकई में यहाँ पर ज़रूरत है इस तरह के साधनों की। और महू के साथ पीतमपुर को भी मैं जोड़ देना चाहता हूँ, क्योंकि पीतमपुर में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और जहाँ पर इंदौर से लोग जॉब करने जाते हैं, वे कई बसों में ट्रेवल करते हैं। अगर वो मेट्रो चलने लगे तो शायद एक तो उनका ट्रेवलिंग टाइम कम होगा, और जो दिन भर की थकान बस में आते आते 1 घंटे का स्पान जो लगता है शायद वो कम होगा। तो फौरी तौर पर उनको इस बात से राहत मिलेगी कि इंदौर महू पीतमपुर के बीच मेट्रो चल पाएगी। उज्जैन को लेकर आपने जो जिक्र किया है, मुझे लगता है कि इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है। पर आपने कहा कि 5 साल तक जब वो काम नहीं हो पाया तो इसकी संभावना एकदम कम लगती है कि सरकार जो है वो मेट्रो का जो शुरुआत है वो सिंहस्थ के पहले कर पाए। पर मुझे लग रहा है कि रोड को लेकर सरकार अधिग्रहण की कार्रवाई कर रही है और कई सारे रोड पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, तो वो ट्रैफिक वहाँ पर डाइवर्ट होगा। लेकिन मेट्रो एक बहुत अच्छा साधन इंदौर उज्जैन के बीच हो सकता है। देखिए, वो जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो 6 लेन बन रहा है। दरअसल अभी 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है जी, क्योंकि सिंहस्थ का लोड जो है वो उसी रोड के माध्यम से उज्जैन जाना है जी। और ख़ास तौर से चाहे दिल्ली वाला रोड हो या जो मुंबई वाले लोग जिस रूट से भी आएंगे, अल्टीमेटली जाएंगे तो इंदौर होकर ही जी। और इंदौर होकर जाएंगे तो आप देखिए कि जो आपका सुपर कॉरिडोर का चौराहा है उसके बाद से इसका ट्रैफिक का लोड बढ़ता हुआ आपको नज़र आने लगेगा। चलिए, अभी आप सिंहस्थ की बात मत कीजिए। अभी आप पीक आवर्स में मैं आपको बताता हूँ 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 8:30 तक, जब आपको यदि अरविंदो तक भी जाना हो ना, और आप मान लीजिए आपको रीगल से जाना है या MIG से जाना है तो 1 घंटा लग जाएगा आपको। बिल्कुल इसलिए लग जाएगा कि वहाँ पे ट्रैफिक बेतरतीब तरीके से वहाँ पे आपको इसका प्रेशर बना रहता है, क्योंकि मेट्रो बनने के बाद नीचे के जो रोड है मतलब उनकी चौड़ाई कम हो गई है। वो भी एक आप मान के चलिएगा कि आने वाले समय में हमको इसको भी भुगतना है कि यदि हमारे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर रोड पर चलते हैं तो ट्रैफिक को बढ़ना है। मेट्रो का यात्री मेट्रो में चले जाएगा, लेकिन जो घर से 4 व्हीलर लेकर निकला है वो कहाँ जाएगा। एक सबसे बड़ा चैलेंज आप समझिए कि हमारे पास पार्किंग की जगह नहीं है, मल्टी लेवल पार्किंग हमारी कल्चर नहीं है। तो पार्किंग बना भी दो तो लोगों खड़ी करने जाना पसंद नहीं करते। हमारा एक अपना एटीट्यूड है, अपना एक स्वभाव, एरोगेंसी है हमारे के अंदर, हम उसमें पार्क करने जाना ही नहीं चाहते। बड़े बड़े शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग सक्सेस होती है, हमारे यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग कल्चर भी नहीं है, कल्चर है तो भी हमारा खुद के स्वभाव में भी नहीं है वो। तो पार्किंग की बड़ी दिक्कतें हैं। कोई व्यक्ति क्या होता है जब मेट्रो पकड़ना होती है तो अपने घर से तो साधन, देखिए घर मेट्रो आपके दरवाजे पर थोड़ी आ रही है, आपको डेस्टिनेशन तो जाना है ना। सपोज कीजिए मैं बाईपास पे रहता हूँ, मुझे बंगाली से मेट्रो पकड़ना है, तो मुझे बंगाली आने तक तो मेट्रो आने तक तो कुछ साधन चाहिए। बिल्कुल। यदि मैं सपोज कीजिए मेरी स्कूटी से या मेरी कार से आता हूँ तो मुझे पार्क करने की जगह कहाँ है। तो पार्किंग के सेंटर डेवलप करने होंगे सर, ये कोई सामान्य चैलेंजेस नहीं है आपके लिए। मल्टी लेवल पार्किंग बनाने होंगे, पार्किंग की कुछ खाली जगह एक्वायर करना होगी, पार्किंग व्यवस्थित करना होगी ताकि उनकी गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहे, सुबह जाए और शाम को वापस आए तब। तो ये कोई एक कॉरिडोर पे चलाना एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन उसके जो अदर साइड इफेक्ट है उस पर भी उतना स्टडी करना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति मेट्रो पकड़े। हर आदमी एयरपोर्ट से थोड़ी आ रहा है, कोई भी हर व्यक्ति पैसेंजर थोड़ी है, व्यक्ति अन्य जगह से आ रहा है, तो उसको मेट्रो स्टेशन तक पहुँचने के लिए साधन क्या है, वो पब्लिक कनेक्टिविटी उसको क्या मिल रही है। और यदि मालूम पड़ता है कि मेट्रो कनेक्टिविटी उसको वहाँ तक पहुँचने में महंगी पड़ रही है तो फिर मेट्रो की सवारी क्यों करेगा वो। यदि 150 रुपये मेट्रो तक पहुँचने के लग रहे हैं तो फिर वो 200 रुपये के राजवाड़ा से आ जाएगा। सही बात। राजा भाई, आपने बात कही कि पार्किंग में हम लोगों की आदत नहीं है। एक छोटा एग्जांपल है कि जब भी आप इंदौर एयरपोर्ट के पास से गुजरोगे तो बाहर 20 से 25 गाड़ियाँ हमेशा खड़ी मिलती है, और वो कार टैक्सी नहीं होती राजा भाई, वो पर्सनल गाड़ियाँ होती है जो 5,000 रुपये देकर प्लेन में ट्रेवल तो कर लेते हैं, लेकिन वो 55 रुपये पार्किंग के नहीं देना चाहते हैं, इसलिए गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं। सच कह रहे हो आप। तो ये इस आदत को भी बदलना होगा। और रहा सवाल बेतरतीब ट्रैफिक और जो सब चीज़ें हैं, हम स्वच्छता में नंबर 1 क्यों आए? क्या सिर्फ प्रशासन की वजह से आए? नहीं। क्या सिर्फ योजनाओं से आए? क्या गाने से आए? नहीं, हम आत्मानुशासन की वजह से और इन सब कारणों से स्वच्छता में प्रथम आए।
तो क्या हमारे शहर के नागरिकों की जवाबदारी नहीं है कि सेल्फ डिसिप्लिन ट्रैफिक में भी लेके आए, अवेयरनेस क्रिएट करें? आप एक जगह खड़े हो, आप इस रोड से आगे निकलना चाहते हो, लेकिन आपके लेफ्ट से एक आदमी आके आपके राइट टर्न लेता है, आप इधर खड़े हो तो एक आदमी आकर लेफ्ट टर्न लेता है। तो ये जो आत्मानुशासन ट्रैफिक में जब तक हम स्वयं में नहीं आएगा, हम सब लोगों में नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इस शहर का ट्रैफिक सुधर पाएगा। देखिए, ट्रैफिक तो मैं कहता हूँ, मैं मजाक में कहता हूँ, रूस और यूक्रेन का जो विश्व युद्ध चल रहा है ना, मतलब उससे बड़ी समस्या इंदौर का ट्रैफिक है। मतलब इस पर अनेक बार बैठकें हो जाती है, अनेक बार चिंतन शिविर लग जाते हैं। हमारे शहर के राजनेता, नेता, अभिनेता, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संस्थाएं, मीडिया, सब इस पर घनघोर चिंतन कर चुकी है और करती रही है पिछले 3-4-5 सालों से, देखते आ रहे हैं केवल। लेकिन फ़ोटो अपॉर्चुनिटी तक सीमित रहता है। उसके बाद और यदि एजुकेशन होता है तो 2-3 दिन कोई हनीमून पीरियड जैसा कोई वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर वही स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये जैसे आपने स्वच्छता का एग्जांपल दिया ना, सबसे बड़ी बात है स्वच्छता में हम सिटीजन एंगेजमेंटशिप से स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको, कॉरपोरेशन ने हमको एक मॉड्यूल दिया है जी, अफसरों ने उस पर काम करने का, लेकिन मूल रूप से हम पार्टिसिपेंट हम ही कर रहे हैं। चाहे कचरे का सेग्रीगेशन की बात हो, चाहे हमारे सिविक सेंस की हैबिट हो। वैसे ट्रैफिक में हम सिविक सेंस में बहुत कमज़ोर हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो शहर का जो स्वभाव है ना, कि हम हमारी नेतागिरी, हमारी अप्रोच, हमारे संपर्क, हमारा एटीट्यूड, हमारा खोखला बड़प्पन, इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। कोई चालान बनाने लगता है तो हम उससे बहस करने लगते हैं, हमारी गलती नहीं मानते हैं, हमारे अप्रोच बताने लगते हैं कि फलाना भैया से बात कर लीजिए, फलाने मंत्री से बात कर लीजिए। देखिए, मुंबई में हम कभी जाते हैं तो मुंबई में यदि आपने गलत किया है तो चालान आपको नॉक हो जाता है, वो नॉक करता है, चालान आपको काट के हाथ में दे देगा, आप फट से वैलेट से 500 रुपये जो भी चार्ज हो निकाल। बात नहीं होती है, डायलॉग नहीं होता, संवाद नहीं होता है। उसने चार्ज किया, आपने चार्ज दिया, उसने गलती मान ली, सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है, उसने नॉक किया, आपने चालान काटा, वहाँ डिबेट नहीं होती, बहस नहीं होती। हम लोग डिबेट में पूरा दिन लगा देते हैं। ये एक बड़ा कारण है, हमारा खुद का सिविक सेंस ट्रैफिक को लेकर मतलब कमज़ोर भी है, और हम थोड़े इस मामले में सेल्फ बदतमीज भी है, ये कह लीजिए। यातायात, शहर के यातायात और मेट्रो को लेकर हमने एक विस्तार से चर्चा की है, और साथ में एक दुख भरी खबर ये है कि आरसीबी ने जब आईपीएल जीता उसके बाद बेंगलोर में रोड शो हुआ। रोड शो होने के बाद स्टेडियम में टीम गई और वहाँ पर जो है भगदड़ मची और कई सारे लोगों की मौत हो गई। किसी टूर्नामेंट को जीतना, आईपीएल तो एक टूर्नामेंट ही है जो भारत में खेला जा रहा है। इसमें कोई हमने अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप तो नहीं जीता भारत की टीम ने, आईपीएल एक किसी टीम ने जीता है, तो उसको अपने ढंग से बना लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी जब बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस तरह का जब माहौल बना, वहाँ पर उत्सव का माहौल बना, टीम ने जीत को सेलिब्रेट किया, और जब 30-40 हज़ार लोगों के आने की वहाँ पर अनुमति है, कैपेसिटी है, उसके बाद भी बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए। आरसीबी ने अपनी वेबसाइट के ज़रिए लोगों को एंट्री पास दिए, और कर्नाटक सरकार ने इस पूरी घटना से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है कि हमने इस तरह के किसी आयोजन की कोई अनुमति नहीं दी और ये हमारा आयोजन नहीं था, आरसीबी का आयोजन था। बहुत सारे लोग इस पूरे घटनाक्रम में मरे हैं और उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन इस तरह के आयोजनों को लेकर भी काफ़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए थी। राजा भैया, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैंने कल लिखा भी इसके ऊपर कि ये दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने खासतौर से सिद्धारमैया और डी शिवकुमार का जो बयान आया, तो उन्होंने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ा है, तो मैंने उस पर कमेंट किया है कि 11 लोगों की इच्छा मृत्यु हुई है। उन्होंने अपनी इच्छा से इस मृत्यु को गले लगाया है, सरकार की कोई लापरवाही इसके अंदर नहीं है। ये सरकार की कितनी बेशर्मी है, देखिए आप, कि जिनकी जिम्मेदारी होती है, इतने बड़े इवेंट यदि शहर में चल रहा है तो प्रॉपर उसकी प्लानिंग हो, प्रॉपर एंट्री हो, प्रॉपर एग्जिट हो, लेकिन अनुमान 35-40 हज़ार का था, बोले 2-3 लाख लोग आ गए। तो कोई चंद्रयान से थोड़ी आए हैं, आसमान से थोड़ी टपके हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि शहर में यदि क्रिकेट की दीवानगी है, इतना बड़ा इवेंट प्लान किया जा रहा है, तो लोग आ सकते हैं। फिर उस मोबिलाइजेशन का आपका ट्रैफिक मूवमेंट क्या रहा, ये फेल्योर है नंबर 1। मुझे बेशर्मी इस पर भी नज़र आती है कि जब कार्यक्रम अंदर रॉक शो चल रहा था, अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था और बाहर लाशें गिनी जा रही थी, फिर भी वो कार्यक्रम नहीं रोका गया या फिर कॉन्डोलेंस भी कन्वे नहीं किया गया उस समय। और देर रात तक आरसीबी इस बात को मानने को तैयार नहीं हुई कि हमें तो मालूम भी नहीं था इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है। आप कैसे मान सकते हो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के इस दौर में
आपको मालूम है ना, सबसे पहले खबर हॉटलाइन ने ब्रेक की थी, यदि आपको बिल्कुल मालूम सही हो तो ये। जब मैं इंदौर में बैठ के बेंगलोर की खबर ब्रेक कर सकता हूँ कि वहाँ भगदड़ मच गई है, तो क्या चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बैठे लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहाँ भगदड़ चल रही है? ये कानों में रूल डालने से कुछ नहीं होता है, जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। लेकिन आप सेलिब्रेशन में मशगूल थे, चाहे फिर विराट हो या आरसीबी हो। मुझे दोनों से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि विराट का भी कोई देर रात तक कमेंट नहीं आया, आरसीबी ने जो कमेंट किया विराट ने उसी को अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। जब विराट परसों मैच जीत रहे थे, रोने लगे थे, तो पूरा देश उनके साथ घड़ियालों में आंसू बहा रहा था। और जब 11 लोगों के मौत की खबर आई, 30-35 लोग घायल हुए, तो विराट की तरफ से कोई पर्सनल कमेंट नहीं आया। मुझे इस बात ने डिसअपॉइंट किया है। बहुत गहरी और बात कही है राजा भाई आपने। इंदौर के ट्रैफिक को लेकर हमने बात की, कल के घटनाक्रम पर बात की। अगर वाकई में आप चाहते हो कि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, तो आपको स्वयं को सेल्फ डिसिप्लिन के मोड में आना पड़ेगा। जिस तरह से आपने स्वच्छता में अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन किया है, तभी हम इस शहर के ट्रैफिक का जो बेतरतीबी से उपयोग हो रहा है, 2 लेन के ट्रैफिक में से 2 लोग इधर से और आ जाते हैं, 4 लेन चलती है और आने वाला ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, हमको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। यातायात नियमों को ट्रैफिक सिग्नल पे पालन करें। लाल लाइट है और कैमरा नहीं लगा तो निकल कर आगे जाकर हंसने का प्रयास नहीं करें। ये सब चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।